तो बच्चों हम फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस पढ़ रहे थे। हम स्टोरी पढ़ रहे थे एक टीनेज गर्ल सोफ़ी के बारे में। हमने पढ़ा था स्टोरी में कि वो एक फुटबॉलर डैनी कैसी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो अपने माइंड में क्रिएट करती थी चीज़ें कि वो डैनी कैसी से मिली थी, उसने अपना टाइम उसके साथ स्पेंड किया था और इस बारे में उसने अपने घर में बताया था, अपने फादर को, अपने ब्रदर को, और उसकी जो फ्रेंड है जेंसी उसे भी पता चल गया था। और वो अपनी इस फैंटेसाइज चीज़ों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है कि वो वापस उससे मिलने के लिए चली जाती है और उसको लगता है कि डैनी कैसी उससे मिलने के लिए आएगा और वो बहुत देर उसका वेट करती है, लेकिन डैनी कैसी नहीं आता क्योंकि एक्चुअल में वो कभी मिले ही नहीं थे। तो उसे बाद में ये रियलाइज़ होता है कि शायद डैनी कैसी नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ उसके लिए एक्सेप्ट करना इतना ईजी नहीं था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था अपनी स्टोरीज़ पे। वो मानती थी कि डैनी कैसी आएगा, तो अब वो इतना जल्दी इस बात पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही, इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो आगे बच्चों क्या होता है हम स्टार्ट करते हैं। Now I have become sad, she thought। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो सोफ़ी है वो बैठ के वेट कर रही थी डैनी कैसी का कैनाल के पास एक बेंच पे। बहुत देर उसने वेट किया लेकिन डैनी कैसी नहीं आया और अब वो धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, रियलाइज़ कर रही है कि शायद डैनी कैसी नहीं आएगा। तो अब वो क्या सोच रही है, वो कह रही है कि अब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि डैनी कैसे मिलने के लिए नहीं आया। एंड इट इज़ ए हार्ड बर्डन टू कैरी। और वो कह रही है कि मैं इतना दुखी हूँ कि जो मेरा दुख है ये एक बहुत भारी बर्डन बन गया है मेरे लिए। बर्डन कहते हैं बोझ। तो वो कह रही है कि मेरा ये दुख मेरे लिए बहुत भारी बोझ बन गया है, एक ऐसा बोझ जिसे मैं कैरी नहीं कर सकती, जिसका वेट मैं उठा नहीं सकती, इतना भारी बोझ है ये दुख मेरे लिए। दिस सैडनेस। तो ये बोझ क्या है, ये दुख, ये सैडनेस। तो वो कह रही है कि ये जो दुख है मेरा कि मैं डैनी कैसी का यहाँ वेट कर रही हूँ और वो नहीं आया, ये दुख मेरे लिए एक बर्डन की तरह है और वो बर्डन भी इतना हैवी है कि मैं उसको कैरी नहीं कर सकती। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। तब वो क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि डैनी कैसी आएगा, मैं उसका वेट कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ, मैं जान चुकी हूँ कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर। तो अब मैं देख सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। और मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर सकती हूँ कि मुझे पूरा फ्यूचर अपनी पूरी लाइफ इसी बर्डन के साथ ही स्पेंड करनी होगी, इसी बर्डन के साथ बितानी होगी। तो वो सोच रही है कि अब आगे क्या होगा। मैंने सबको अपनी स्टोरी बताई थी, सबको कहा था कि डैनी कैसी मुझसे वापस मिलने आएगा, मुझे अपना ऑटोग्राफ देगा, लेकिन वो नहीं आया है और अब मुझे सच में लग रहा है कि वो नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं सबको क्या बताऊँगी, कैसे समझाऊँगी, और पूरी लाइफ मुझे इसी दुख के साथ रहना पड़ेगा, इसी दुख के वेट को कैरी करना पड़ेगा। They of course will doubt me as they always doubted me। तब वो सोच रही है कि दे यानी वे सारे लोग, उसकी फैमिली, उसकी फ्रेंड जेंसी, जिसको भी उसने अपनी स्टोरी के बारे में बताया था, तो वो कह रही है कि वो सारे लोग मेरी बात पे डाउट करेंगे, उनको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। As they always doubted me, जैसा कि वो हमेशा मुझ पे डाउट करते हैं, जैसे कि उनको मेरी हर बात झूठ लगती है, उनको ये बात भी झूठ ही लगेगी। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। तो वो सोच रही है कि कोई और मेरी बात पे चाहे विश्वास ना करे, लेकिन फिर भी मुझे अपना हेड नहीं झुकने देना है, मुझे अपना सिर नहीं झुकाना है, मुझे अपने हेड को हाई रखना है, ऊंचा ही रखना है। और मुझे हमेशा याद रखना है कि एक्चुअल में मेरे और डैनी कैसी के बीच क्या हुआ था। हम दोनों को पता है कि हम एक्चुअल में मिले थे, हमने साथ में टाइम स्पेंड किया था। तो चाहे कोई और इस बात पे विश्वास ना करे, क्योंकि वो कभी नहीं करते, उनको हमेशा मेरी बात झूठी लगती है, गलत लगती है, तो चाहे कोई और विश्वास ना करे, चाहे सभी डाउट करे, लेकिन मुझे पता है कि हम एक्चुअल में मिले थे और इसीलिए मुझे अपना सिर झुकने नहीं देना है, मुझे हमेशा अपना सिर बिल्कुल ऊंचा रखना है।
Already, I envisage the slow walk home and Geoff's disappointed face when I tell him. तब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि मैं अभी से ही एनविसेज कर सकती हूँ, इमेजिन कर सकती हूँ, मैं कल्पना कर सकती हूँ किस चीज़ की, कि मैं बहुत धीरे धीरे भारी कदमों के साथ मैं चल रही हूँ, घर जा रही हूँ. एंड जियोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस, और जब मैं घर चली गई बहुत थके कदमों से, बहुत भारी कदमों से, बहुत धीरे धीरे चल के जब मैं घर पहुंची, और घर जाके जब मैंने जियोफ को बताया, क्या बताया? ही डिडंट कम डैट डैनी. तो वो कह रही है कि जब घर जाके मैं जियोफ को बताऊंगी कि वो डैनी आया ही नहीं, तो ये सुन के जियोफ कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, उसका जो फेस है वो कितना ज़्यादा निराश हो जाएगा, इस चीज़ की मैं कल्पना कर सकती हूँ. तो बच्चों, सोफ़ी अब सोच रही है कि आगे क्या होने वाला है जब मैं घर जाऊँगी, और घर जाके जब मैं जियोफ को बताऊँगी कि डैनी कैसी आया ही नहीं, वो आया ही नहीं, उसने मुझे अपना ऑटोग्राफ दिया ही नहीं. तो ये सुन के वो कितना ज़्यादा निराश हो जाएगा, उसका फेस कितना उदास हो जाएगा, इस चीज़ की मैं कल्पना कर सकती हूँ. एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर. तो आगे वो सोच रही है कि जब मैं बताऊँगी उससे कि डैनी कैसे नहीं आया, तो वो इतना डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, वो इतना अपसेट हो जाएगा, इतना निराश हो जाएगा कि वो वहाँ से फ्लाई आउट हो जाएगा, वो वहाँ से तुरंत चला जाएगा और जाके अपने रूम में चला जाएगा और दरवाजे को स्लैम यानी ज़ोर से बंद कर देगा. तो वो कह रही है कि मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे जब मैं जियोफ को बताऊँगी. तो वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएगा कि वो तुरंत चला जाएगा अपने रूम में और अपने रूम के गेट को ज़ोर से बंद कर देगा. बट वी नो हाउ इट वॉज. लेकिन वो अभी भी सोच रही है कि चाहे जियोफ भी ऐसे रिएक्ट करे, लेकिन मुझे पता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, मुझे पता है, डैनी कैसी को पता है कि हम एक्चुअल में मिले थे. I shall tell myself, Danny and me, it is a hard thing, this sadness. तो बच्चों, अभी भी उसके मन में वही चल रहा है. वो कह रही है कि चाहे कोई और बिलीव करे या ना करे, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा ये याद दिलाती रहूँगी कि एक्चुअल में मुझे और डैनी कैसी को पता है कि एक्चुअल में हम मिले थे, हमने साथ में टाइम स्पेंड किया था. लेकिन अब ये जो सैडनेस है, कौन सी सैडनेस, कि डैनी कैसी नहीं आया और मैं यहाँ पे उसका वेट कर रही हूँ, इसका जो बर्डन है वो सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है. इतना भारी वेट है इस बर्डन का, इस सैडनेस का, कि इसे मैं कैरी नहीं कर सकती. She climbed the crumbling steps to the street. तो बच्चों, अब वो खड़ी हो जाती है, वो सच में घर जा रही है. बहुत देर उसने वेट कर लिया, अब वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि डैनी कैसी नहीं आएगा, तो वो घर जा रही है. तो जो स्ट्रीट की स्टेप्स हैं, कैसे स्टेप्स? क्रम्बलिंग. क्रम्बलिंग होता है टूटी हुई. तो जो टूटी हुई स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं बनी हुई वहाँ पर वो क्लाइंब यानी चढ़ रही है उन सीढ़ियों पे. आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाईसाइकिल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल. तो बच्चों, वो वहाँ से निकल चुकी है, घर जा रही है. तो रास्ते में बच्चों वो गुजरती है कहाँ से? पब के बाहर से. कौन से पब के बाहर? जहाँ उसके फादर आए हुए थे, उस पब के बाहर से जब वो गुजरी, जब वो वहाँ से पास होती है, गुजरती है, तो वो क्या देखती है कि उसके फादर की बाईसाइकिल है वहाँ पे, जिसे कि प्रॉप कर दिया गया है. प्रॉप करते हैं किसी चीज़ को सपोर्ट देकर खड़ा करना. तो उसकी फादर की जो साइकिल है वो वहाँ पे जो वॉल है उसके सपोर्ट से, उसके सहारे से वहाँ पर खड़ी हुई है. तो वहाँ से कैनाल से घर जा रही है. रास्ते में वो पब आता था जहाँ उसके फादर आया करते थे. तो जब वो वहाँ से गुजर रही थी तो उसने देखा कि उसके जो फादर की साइकिल है वो दीवार के सहारे से खड़ी हुई है. एंड वॉज ग्लैड. तो अपने फादर की साइकिल को देखकर जो सोफ़ी थी वो ग्लैड हो जाती है, खुश हो जाती है. ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गोट होम. और वो खुश क्यों होती है? वो इस बात पे खुश थी कि जब वो घर पहुंचेगी तो उसे एटलीस्ट अपने फादर को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके फादर तो पब में हैं, वो घर पे नहीं है. तो ये जान के वो खुश हो जाती है कि उसे कम से कम अपने फादर को तो आंसर नहीं देना पड़ेगा, अपने फादर को उसे फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके फादर घर पे नहीं हैं, यहाँ पब में हैं.
एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसी। अब बच्चों वो घर जा रही है, पहले उसने पब को क्रॉस किया, पब के बाद फिर से वही मार्केट आ जाता है जहाँ की स्टोरी उसने सबको बताई थी। उसने कहा था ना सबसे कि मैं उससे मार्केट में मिली थी, डैनी कैसी मुझसे मार्केट में मिला था, तो वही मार्केट आ जाता है। तो जब वो उस मार्केट से गुजरती है तो फिर से वो वही सीन विजुअलाइज करती है, उसी सीन को वो फैंटेसाइज करती है, इमेजिन करती है जिस मीटिंग के बारे में उसने सबको बताया था, डैनी कैसी से वो कहाँ मिली, कैसे मिली, उसी मीटिंग को फिर से इमेजिन करती है। तो वो क्या इमेजिन कर रही है कि वो डैनी कैसी से कह रही है, क्या कहा उसने, एक्सक्यूज मी क्या तुम डैनी कैसी हो। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयसेस। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि उसने सबको स्टोरी सुनाई थी कि वो डैनी कैसी से कहाँ मिली थी, आर्केड यानी मार्केट में मिली थी, और कौन सी शॉप के पास, जो रॉयसेस की कपड़ों की दुकान थी उसके पास। तो जब वो एक्चुअल में उस दुकान के पास से गुजर रही थी तो वो उसी सीन को फिर से पिक्चर करती है, इमेजिन करती है कि जो डैनी कैसी है वो वहाँ पे खड़ा है, उस आर्केड के पास, उस बाजार के पास, रॉयसेस की शॉप के पास वो खड़ा हुआ है और वो उससे क्या पूछ रही है, एक्सक्यूज मी क्या तुम डैनी कैसी हो। तो फिर से वही पूरा का पूरा सीन वो अपने माइंड में विजुअलाइज करती है, वो स्टोरी जो कि एक्चुअल में कभी, वो इंसिडेंट जो कि एक्चुअल में कभी हुआ नहीं था, लेकिन उसकी स्टोरी जो उसने सबको सुनाई थी वो स्टोरी फिर से वो इमेजिन करती है, अपने माइंड में क्रिएट करती है। ही टर्न्स, तो जब उसने डैनी कैसी से कहा कि एक्सक्यूज मी क्या तुम डैनी कैसी हो, तो ये सुनते ही डैनी कैसी मुड़ता है, रेटिंग स्लाइटली, और उसका जो फेस है वो थोड़ा सा रेड यानी लाल हो जाता है। यस दैट्स राइट, और वो कहता है हाँ तुम सही हो, मैं डैनी कैसी ही हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स। तो सोफ़ी ने आगे कहा कि मैं एवरी वीक, एवरी सैटरडे में तुम्हें देखती हूँ मेरे डैड के साथ और मेरे ब्रदर्स के साथ। तो उसने कहा कि एवरी सैटरडे हम तुम्हारा मैच देखने आते हैं और साथ में मेरे डैड होते हैं और मेरे ब्रदर्स होते हैं। वी थिंक यू आर ग्रेट, और हम सबको लगता है कि तुम एक बहुत ग्रेट प्लेयर हो, बहुत अच्छा तुम फुटबॉल खेलते हो। ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस। तो डैनी कैसी कह रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप सब मेरा खेल पसंद करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ये सारा सीन डैनी, वो जो सोफ़ी है वो फिर से अपने माइंड में इमेजिन कर रही है। जब वो उसी जगह पर आ जाती है जहाँ के बारे में उसने सबको स्टोरी सुनाई थी तो वो फिर से वही सीन इमेजिन करने लगती है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। तो अब वो डैनी कैसी से कह रही है कि क्या आप मुझे अपना एक ऑटोग्राफ देंगे। हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ऑन। तो अब वो एक्सप्लेन कर रही है कि उसकी जो आइज़ हैं वो उसी लेवल पे थी जहाँ पर कि उसकी थी, यानी कि डैनी कैसी और सोफ़ी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हिज नोज़ इज़ ए फ्रेकल्ड। अब वो देख रही है जब उसको इतना क्लोजली, तो उसने देखा कि जो डैनी कैसी की नोज़ है वो फ्रेकल्ड यानी उसकी नोज़ पे छोटे छोटे से स्पॉट हैं, छोटे छोटे से निशान हैं। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और उसकी नोज़ थोड़ी सी स्लाइटली होता है, थोड़ा सा अपवर्ड्स ऊपर की ओर मुड़ी हुई है। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली, और जब वो स्माइल करता है तो वो बहुत ही शाइली यानी कि बहुत ही शर्मा के वो स्माइल करता है। एक्सपोजिंग टीथ विथ गैप्स बिटवीन, और जब वो स्माइल करता है तो उसके टीथ दिखाई देते हैं और टीथ के बीच में जो गैप है वो गैप भी विजिबल होता है, हम देख सकते हैं उसके टीथ और टीथ के बीच वाला गैप। हिज आइज़ आर ग्रीन, और उसकी जो आइज़ हैं वो ग्रीन कलर की हैं। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू दे सीम टू शिमर, और जब वो बिल्कुल तुम्हारे सामने देखता है तो ऐसा लगता है कि उसकी आइज़ ग्लो हो जाती हैं, उसकी आइज़ बिल्कुल शाइनी हो जाती हैं। दे सीम जेंटल, और उसकी आइज़ बहुत जेंटल हैं, बहुत काइंड हैं। ऑलमोस्ट अफ्रेड, और यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि वो डरी हुई हैं। लाइक ए गज़ल,
किसकी तरह है, जैसे कि गज़ल की होती हैं। गज़ल बच्चों एक तरह का एंटीलोप होता है, एक तरह का हिरन होता है। तो जैसे उसकी आंखें इतनी जेंटल, इतनी ग्रीन, इतनी ब्रॉड होती हैं, इतनी ही ब्यूटीफुल आइज़ थी डैनी कैसी की। एंड यू लुक अवे, और जब तुम डैनी कैसी तुम्हारी तरफ देख रहा है तो तुम कहीं और देखना चाहते हो। यू लेट हिज आइज़ रन ओवर यू अ लिटिल, और डैनी कैसी तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुम्हें देख रहा है, तो तुम उसे देखने देते हो और तुम खुद कहीं और देखते हो। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस, और फिर जब तुम वापस डैनी कैसी को देखना स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम थोड़े से ब्रेथलेस हो गए हो। एंड ही सेज, और फिर डैनी कैसी कहता है, आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल। तो हमने देखा था कि सोफ़ी ने उससे ऑटोग्राफ मांगा था, तो डैनी कैसी ने कहा कि लेकिन मेरे पास कोई पेन नहीं है। यू रियलाइज़ यू हैवेंट ईदर, और ऐसे में तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारे पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, और फिर तुम कहते हो, ये सब बच्चों सोफ़ी इमेजिन कर रही है, तो वो इमेजिन कर रही है कि जब उसके पास भी पेन नहीं था तो उसने कहा कि मेरे जो ब्रदर्स हैं वो बहुत दुखी हो जाएंगे कि मैं तुमसे मिली लेकिन तुम्हारा ऑटोग्राफ ले नहीं पाई। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और फिर उसके बाद तुम उस आर्केड में, उस मार्केट में खड़े खड़े वेट कर रहे हो एक लंबे समय तक। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, और तुम उसी जगह पर खड़े हो जहाँ पर डैनी कैसी खड़ा था। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, और तुम वहाँ खड़े खड़े याद कर रहे हो कि डैनी कैसी की आवाज़ कितनी मेलोडियस थी, कितनी सॉफ्ट, कितनी मधुर थी। तो अब वो वापस उसी जगह पे पहुंच चुकी है रॉयसेस की शॉप के बाहर, और वो वहाँ खड़ी खड़ी वापस से वेट कर रही है और याद कर रही है कि यहीं वो डैनी कैसी से मिली थी, और उसकी आइज़ कैसी थी, वो कैसा लग रहा था, और उसकी आवाज़ कितनी सॉफ्ट थी। द शिमर ऑफ ग्रीन आइज़, और वो याद कर रही है कि उसकी जो ग्रीन आइज़ थी वो कितनी शाइनी थी, कितना ग्लो कर रही थी। नो टॉलर देन यू, और उसे याद आता है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है। नो बोल्डर देन यू, तुमसे बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है, यानी कि तुम्हारे जैसा ही है। टीवी में, न्यूज़पेपर में देखने पे हमें लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत टॉल है, बहुत बोल्ड है, लेकिन एक्चुअल में वो तुम्हारे जैसा ही है। द प्रोडिजी, और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, एक एक्सीलेंट, एक जीनियस प्लेयर है। द इनोसेंट जीनियस, तो वो एक जीनियस है लेकिन साथ साथ वो इनोसेंट भी है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी प्राउड नहीं है, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, एक इनोसेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर वाला वो प्लेयर है। द ग्रेट डैनी कैसी, तो वो उसके लिए यूज़ करती है वर्ड कि वो एक बहुत महान प्लेयर है, तो वो ग्रेट डैनी कैसी है। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन, और फिर से वो सारा सीन फिर से देखती है। कौन सा सीन? लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे वाला। हमने पढ़ा था कि लास्ट सैटरडे ये मैच देखने गए थे फुटबॉल का, जहाँ पे यूनाइटेड की टीम जीत गई थी 2-0 से। उन्होंने 2 गोल किए थे, और हमने पढ़ा था बच्चों पहले कि सेकंड गोल डैनी कैसी ने किया था। तो वो जो मैच वाला सीन था, उस पूरे सीन को सोफ़ी फिर से देखती है, फिर से इमेजिन करने लगती है। सो हिम गोस्ट पास्ड द लंबरिंग डिफेंडर्स, तो वो पूरा सीन फिर से विजुअलाइज कर रही है, और वो देख रही है डैनी कैसी को कि डैनी कैसी किस तरह से पास्ट यानी गुजर गया, और कैसे गोस्ट पास, जिस तरह से गोस्ट गुजरता है, यानी कि गोस्ट जो होते हैं, भूत जो होते हैं, वो कितना स्पीडली मूव करते हैं, उतनी ही स्पीडली डैनी कैसी मूव कर रहा था ग्राउंड में। द लंबरिंग डिफेंडर्स, हमने बच्चों पहले पढ़ा था कि डैनी कैसी ने ऑपोजिट टीम के जो डिफेंडर्स थे उनको बीट करते हुए उसने गोल किया था। तो वही सीन सोफ़ी विजुअलाइज कर रही है कि जो ऑपोजिट टीम के डिफेंडर्स हैं, तो बच्चों फुटबॉल टीम में अलग अलग पोजीशन के प्लेयर्स होते हैं, तो जो आगे खेलते हैं वो डिफेंडर्स कहलाते हैं। तो उसने देखा कि जो ऑपोजिट टीम के डिफेंडर्स थे वो बहुत ही लंबरिंग यानी कि बहुत थके हुए थे, ऐसे चल रहे थे जैसे कि बहुत भारी कदमों से चल रहे हों,
और उनके सामने से डैनी कैसी ऐसे गुजर जाता है जैसे कि कोई गोस्ट गुजरता है, उतनी स्पीडली वो गुजर जाता है। हर द 50,000 कैच देयर ब्रेथ, और वो क्या इमेजिन कर रही है कि वहाँ स्टेडियम में बैठे हुए 50,000 लोग अपनी ब्रेथ रोक लेते हैं, अपनी सांसें रोक लेते हैं। एज ही होवर्ड मोमेंटली ओवर द बॉल, कब? जब डैनी कैसी, होवर्ड कहते हैं मंडराना, तो जब डैनी कैसी उस बॉल के ऊपर मंडरा रहा था, यानी कि उस बॉल को अपने कंट्रोल में ले रहा था, मोमेंटरी थोड़ी देर के लिए। तो जब वो बॉल थोड़ी देर के लिए डैनी कैसी के कंट्रोल में आती है और वो ऑपोजिट टीम के 2 डिफेंडर्स को बीट करते हुए आगे बढ़ता है, तो स्टेडियम में बैठे हुए 50,000 लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, और फिर अचानक से क्या हो जाता है, आवाज़ का एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट, और फिर सभी लोगों की बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि वहाँ कोई एक्सप्लोजन, कोई विस्फोट हो गया है। ऐसे स्ट्रक्ड इट क्रिप्सली इनटू द गोल, और लोगों की आवाज़ कब आती है, जब वो अपनी बॉल को उस गोल के अंदर डाल देता है। कैसे? क्रिप्सली यानी फास्टली, तुरंत, और जब वो स्पीडली गोल कर देता है, अपनी बॉल गोल के अंदर डाल देता है, तो सभी लोग इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं खुशी से कि ऐसा लगता है कि वहाँ कोई विस्फोट हो गया है। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सिक्वेंट एप्रोबेशन, और वहाँ पे एक अचानक से थंडरस भी होता है, बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, इरप्शन भी आवाज़ होती है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ अचानक से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है लोगों की। और वो आवाज़ किस चीज़ की है? एक्सल्टेंट कहते हैं बहुत खुश, तो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और एप्रोबेशन, वो सब डैनी कैसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह की आवाज़ वहाँ पे अचानक से बहुत ज़ोर से आने लगती है जब डैनी कैसी वो सेकंड गोल कर देता है। तो बच्चों ये सारा सीन सोफ़ी फिर से इमेजिन करती है। तो बच्चों ये है वो फैंटेसाइज करना, कि वो हर चीज़ बार बार अपने माइंड में इमेजिन करती है, उन सब चीज़ों को वो फिर से रिक्रिएट करती है, अपने आप ही अपने माइंड में इमेजिन वो चीज़ों को करती है। तो बच्चों इसे ही कहते हैं हीरो वर्शिप, या फिर चीज़ों को फैंटेसाइज करना। तो बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।